Hello students, very good morning to all of you. Today we are going to study the third part of the tense, that is future tense. As we know that student, earlier we have studied about the present tense and past tense. So today we will study about future tense. So first of all, we should know what is future tense. Future tense, the time which is we are waiting. Okay. ऐसा वक्त जिसका हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, दैट इज आवर फ्यूचर। ओनली वी थिंक अबाउट आवर फ्यूचर एंड व्हेन वी वर्क ऑन दैट इज आवर प्रेजेंट। सो दिस इज द टाइम ऑफ इमेजिनेशन, दिस इज टाइम ऑफ आवर थिंकिंग, that is the future tense. So let's see the screen everybody and listen to me carefully. Time and tide wait for none. This is very old adage and cliche as we all know this. Time and tide wait for none. जैसा कि एक बहुत पुरानी कहावत है स्टूडेंट, हम सारे लोग जानते हैं, सुने हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और समुद्री जो ज्वार होता है वो किसी का इंतजार नहीं करता है, वो किसी का वेट नहीं करता है। सो अ पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड एज फ्यूचर टाइम। इसलिए जो समय होता है स्टूडेंट कि जो हमारा आने वाला वक्त होता है, जो कमिंग टाइम होता है, जिसके बारे में आज हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, जिसके बारे में हम केवल थिंक करते हैं, उससे रूबरू नहीं हो पाते हैं, ठीक ना। वही हमारा फ्यूचर होता है, वही हमारा भविष्य होता है, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल, सी विल राइट अ लेटर, सी विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगी। स्टूडेंट, the structure of this particular sentence, she will write a letter, will and shall, that denotes our future tense, ठीक ना। shall और will, ये जो टाइम वर्ड यहाँ पे मेंशन है स्टूडेंट, ये डिसाइड करता है कि जो हमारा स्टेटमेंट है, जो हमारा सेंटेंस है, वो बिलोंग करता है फ्यूचर टेंस से। नाउ कम टू द सम स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स टेंस। द फ्यूचर टेंस, it is also divided into 4 parts. Now come to the point. Simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous tense. जैसा कि स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे, सबसे नीचे दिया गया जो 4 सेगमेंट है, सिंपल फ्यूचर, इन अदर हैंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरे शब्दों में हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं। सेकंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, fourth future perfect continuous tense. So let's move forward everyone and we will focus one by one. So first of all we will focus on simple future tense. Simple future tense, that is future indefinite tense. Okay, this tense tells us about an action which has not occurred yet and will occur after saying or in future. बताया गया स्टूडेंट, ये जो टेंस होता है हमको हमारे जो एक्शन होते हैं, हमारे जो कार्य होते हैं, उसके बारे में बताता है। विच हैज़ नॉट अकर्ड इट, जो अभी तक नहीं हुआ है, एंड विल अकर आफ्टर सेइंग और इन फ्यूचर, ये हमारे कहने के बाद, यानी जब कभी भी होगा तो ये कमिंग टाइम में होगा, आने वाले वक्त में होगा, अगले दिन होगा या फिर उसके बाद वाले दिन होगा। मतलब एक तरीके से हमारी इमेजिनेशन होती है, हमारी थिंकिंग होती है, वो होगा, बट कब होगा, फ्यूचर में होगा। उस काम को हम आने वाले वक्त में, आने वाले कल में करेंगे, ठीक ना। दैट इज आवर फ्यूचर। नाउ कम टू द रूल ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सिंपल फ्यूचर टेंस। will shall, this is the time word that denotes the future. Okay, then after we will use first form of the verb. In future tense, helping verb shall is used with I and we. ओके स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल होती है, ठीक ना। तो शैल जो होता है वो हमारे जो है कि कौन से जो है कि सब्जेक्ट होंगे जिनके साथ आता है, ख़ास तौर से जो प्रोनाउन के सब्जेक्ट आई और वी हमारे होते हैं, इनके साथ हम शैल का यूज करते हैं इन जनरल केस। हेल्पिंग वर्ब विल जो होता है, इट इज़ यूज विद ऑल अदर्स। ये जो है कि आई वी को छोड़ करके अन्य के साथ जो है कि इसको यूज किया जाता है इन जनरल केसेस। देखिएगा, इन स्पेसिफल जो है कि स्पेसिफिकली हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे होते हैं। समटाइम वी विल यूज विल विद आई एंड वी आल्सो, तो यहाँ पे अभी वो बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट इन जनरल केसेस, ठीक ना। हम एक सामान्य परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, सो दैट्स वाई वी यूज शैल विद आई एंड वी ओनली,
ठीक ना। सामान्य परिस्थितियों में आई और बी के साथ हमको शैल यूज करना है, एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस वी विल यूज विद देम विल, ठीक ना। When you are to make a commitment or want someone emphasize something, use of will shall is reversed, ठीक ना। जब हम फोर्सिबली किसी बात को इम्फेटिक तरीके से, ठीक ना, किसी बात पे जोर दे करके यूज करते हैं तो वहाँ पे हम जो है कि जैसे आई वी के साथ हम एक सामान्य सिचुएशन में शैल का यूज करते हैं, लेकिन हम बात को इम्फेटिक बनाने के लिए, जोरदार बनाने के लिए वहाँ पे हम विल यूज करते हैं, ठीक ना। तो ये केस हमारा रिवर्स हो जाता है। रिवर्स कहने का मतलब सामान्य परिस्थितियों में, कॉमन सिचुएशन में विल हमारा रेस्ट ऑफ द प्रोनाउन के साथ यूज होता है, जैसे ही, सी, इट, यू, दे, इनके साथ विल यूज होता है। लेकिन अगर कोई सिचुएशन स्पेशल आ जाता है, विशेष परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तो ये ऑर्डर हमारा रिवर्स हो जाता है। तो विल रिप्लेस कर जाता है शैल को, शैल रिप्लेस कर जाता है विल को, ठीक ना। यहाँ पे स्वैपिंग हो जाती है। will is used with I and we and shall is used with others, ठीक ना। now come to the ahead. In general speaking there is hardly any difference between shall and will and normally will is used with all. बताया गया स्टूडेंट, सामान्य परिस्थितियों में, जनरल स्पीकिंग में मुश्किल से ही शैल और विल में कोई डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से जीरो अगर हम बात करें इनका डिफरेंशिएशन, बट नॉर्मली विल इज यूज विद ऑल। सामान्य परिस्थितियों में सामान्यतया हम विल का ही जो है कि ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट अस यूज दिस रूल इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस। आइए स्टूडेंट हम जो है कि सेंटेंस के जो है कि डिफरेंट फॉर्म में इसके यूज को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस के कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, किस तरीके से सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रिपेयर होता है। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, देन आफ्टर वी हैव टू यूज विल और शैल। विल और शैल इट इज यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देन आफ्टर वी विल यूज first form of the verb, then after we will use object, then we put the full stop, and this is the structure of our affirmative sentence. For example, she will write a letter. She will write a letter. वह एक पत्र लिखेगी। Now come to the structure of negative sentences. We have to use subject, then we have to use will or shall, then we have to use not, then we have to use first form of the verb, then we have to use object, then we have to put the full stop. For example, she will not write a letter. Now come to the third point, that is structure of interrogative sentences. In interrogative sentences we have to use first will or shall, then after we have to use subject, then after we have to use first form of the verb, then after we have to use object, then we have to put the question mark. फॉर एग्जाम्पल, विल सी राइट ए लेटर। विल सी राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखेगी। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज विल और शैल, देन वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, देन वी हैव टू यूज नॉट, देन वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, देन वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट, एंड देन वी हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, विल सी नॉट राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र नहीं लिखेगी। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। नाउ कम टू द सेकेंड वन, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑन गोइंग और कंटिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर। स्टूडेंट, फ्यूचर कंटिन्यूअस से आपको ये पता चल रहा होता है कि द एक्शन इज नॉट कंप्लीटेड, द एक्शन इज अंडर प्रोसेसिंग। ठीक, कि जो कोई काम हो रहा होगा वो पूरा नहीं हुआ है, वो अभी प्रोसेस में है, वो चल रहा है। ठीक ना। तो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑन गोइंग और कंटिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में कोई भी काम चल रहा होगा, जारी होगा, इससे ये जो है कि एक्सप्रेस करता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, he will be distributing sweets in temple tomorrow at 12 o'clock. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट बता रहा है कि वह जो है कि कल 12 बजे मंदिर में जो है कि स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। वह कल 12 बजे मंदिर में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। इन द एग्जाम्पल, द एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर, जो एक्शन
आपका स्टार्ट होगा वो कब होगा, फ्यूचर। फ्यूचर कैसे पता चल रहा है, टुमारो, जो वर्ड टुमारो इज इंडिकेट द फ्यूचर एंड एक्शन इज थॉट टू बी कंटिन्यू। और एक्शन को किस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, एक्शन विल बी कंटिन्यूड टिल सम टाइम इन फ्यूचर, कि जो एक्शन होगा वो फ्यूचर में होगा, ठीक ना। वी यूज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट और अराउंड अ टाइम इन द फ्यूचर। इस तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम जो है कि बात करते वक्त जब हम कुछ कह रहे होते हैं, ठीक ना, दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट और अराउंड इन टाइम इन द फ्यूचर, या उस समय जो है कि फ्यूचर में वो काम जो है कि चल रहा होगा, प्रगति पे होगा, ठीक है, जारी होगा, तो हम जो है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें। नाउ कम टू द विल सेल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एज वेल। Student, now come to the structure of this particular point, that is positive or affirmative sentence. Now let us use this rule and various form of sentences. जैसा कि स्टूडेंट हमको पता है कि इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा पॉजिटिव और अथवा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, देन आफ्टर वी हैव टू यूज विल और शैल, देन आफ्टर वी have to use be, then after we have to use first form of the verb plus ing, then after we have to use object and then we have to put the full stop, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल she will be writing a letter, she will be writing a letter, वह एक पत्र लिख रही होगी। Now come to the structure of negative sentence. This is very simple everybody. First of all we have to use subject and then we have to use will or shall, then we have to use not, then we have to use be, then we have to use verb plus ing, verb plus ing मतलब fourth form of the verb, ठीक ना। then after we have to use object, then we have to put the full stop. This is the structure of our negative sentences. And for example, she will not be writing a letter, she will not be writing a letter, वह एक पत्र नहीं लिख रही होगी। Now come to the structure of interrogative sentences. First of all we have to use will or shall, then we have to use subject, then we have to use be, then we have to use verb plus ing, then we have to use object and then we have to put question mark. Now come to the example. For example, will she be writing a letter, will she be writing a letter, क्या वह एक पत्र लिख रही होगी। Now come to the interrogative negative sentences. Let's see the structure of interrogative negative sentences, student. We have to use first will or shall, then we have to use subject, then not, then be, then verb plus ing, then object, then we have to put question mark. And for example, will she not be writing letter, will she not be writing letter, क्या वह एक पत्र नहीं लिख रही होगी। Okay student, that's all about future continuous tense. Now come to the third one, that is future perfect tense. Future perfect tense, ठीक, the action has been completed, that is in the future time, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि आपका एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है और बट ये फ्यूचर में, ठीक ना, चूँकि फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैपन अकर इन द फ्यूचर एंड विल बी कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। इसमें जो है कि क्या होता है स्टूडेंट की फ्यूचर परफेक्ट में ये जो है कि आपके एक्शन को एक्सप्रेस करता है कि वो फ्यूचर टाइम में जब भी होगा वो एक्शन आपका पूरा हो चुका होगा, अपना एक निर्धारित समय में ख़त्म हो चुका होगा, बट फ्यूचर में, ठीक ना। वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टू से दैट समथिंग विल बी फिनिश्ड बाय ए पार्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। हम जो है कि फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं इस बात को कहते हुए कि जो हमारा एक्शन होगा, कोई भी एक्टिविटी होगी, दैट विल बी फिनिश्ड बाय ए पार्टिकुलर टाइम, एक विशेष समय में, एक खास समय में वो जो है कि हमारा समाप्त हो चुका होगा। कब? फ्यूचर में, आने वाले उस टाइम में, वक्त में। फॉर एग्जाम्पल, दे विल हैव शिफ्टेड द हाउस बाय संडे मॉर्निंग, ठीक ना। दे विल हैव शिफ्टेड द हाउस बाय संडे मॉर्निंग, कह रहे हैं कि वो संडे मॉर्निंग तक उस जो है कि घर में शिफ्ट हो चुके होंगे। ओके, लेट्स प्रोसीड एवरीबडी। The rule of this particular
tense, future perfect tense, we have to use will or shall, then we have to use have, and then we have to use third form of the verb. Now let's use this rule in various form of the sentences. First of all, we should know the construction of positive or affirmative sentence. अब पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, लेट्स सी. First of all, we have to use subject, then we have to use will or shall, then we have to use have, then we have to use third form of the verb, then we have to use object, and then we have to put the full stop. For example, she will have written a letter. She will have written a letter. वह एक पत्र लिख चुकी होगी. Now come to the structure of negative sentences. In negative sentences, first of all, we have to use subject, then we have to use will or shall, then we have to use not, then we have to use have, then we have to use third form of the verb, then we have to use object, and then we put the full stop. For example, she will not have written a letter. वह एक पत्र नहीं लिख चुकी होगी. Now come to the structure of interrogative sentences. In this, we have to use first will or shall, then we have to use subject, then we have to use have, then we have to use third form of the verb, and then we have to use object, and then we put the question mark. This is the structure of interrogative sentences. For example, will she have written a letter? क्या वह एक पत्र लिख चुकी होगी? Now come to the fourth one, interrogative negative sentences. What is the structure of interrogative negative structure? First of all, we have to use will or shall, then we have to use subject, then not, then have, then third form of the verb, then object, then we put the question mark. For example, will she not have written a letter? क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुकी होगी? Okay, friend, that's all about future perfect tense. Now come to the fourth one, future perfect continuous tense. What is future perfect continuous? So let's see the screen. Continue, everybody. It is used to talk about action that will commence at a fixed time in future and will continue for some time in future. स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शन. ये बताया गया कि उन एक्शन की बात के लिए जो है कि इस्तेमाल किया जाता है दैट विल कमेंस एट अ फिक्स टाइम इन फ्यूचर, जो कि बताया गया कि फ्यूचर में एक फिक्स टाइम के लिए वो जो है कि आपका काम शुरू हो चुका होगा, एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर, और फ्यूचर में वो कार्य आपका जारी होगा. यानी फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, फ्यूचर में वो काम कुछ समय से वो शुरू हुआ होगा और कंटिन्यू वो काम चल रहा होगा. ओके, इफ़ देयर इज़ नो टाइम रेफरेंस देन इट इज़ नॉट अ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसमें टाइम रेफरेंस श्योर होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, अदरवाइज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा. विदाउट कंटिन्यूड टाइम रेफरेंस सच सेंटेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. अगर इसमें जो है कि टाइम रेफरेंस नहीं है तो उस टेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस कंसिडर किया जाता है, माना जाता है, ना कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक ना. तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मकसद ये है कि उसमें जो टाइम रेफरेंस है वो चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए. ठीक ना. कंटिन्यूड टाइम रेफरेंस ओनली डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. और यही जो टाइम रेफरेंस ही होता है एकमात्र कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को क्या करता है, सेपरेट रखता है, अलग करता है, डिफ्रेंशिएट करता है. द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव एम्फसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी दैट विल बी इन प्रोग्रेस बिफोर अनदर टाइम आर इवेंट इन द फ्यूचर. स्टूडेंट, जो फ्यूचर परफेक्ट होता है वो प्रोग्रेसिव एम्फसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी की अवधि को, किसी भी गतिविधि की अवधि को एम्फसाइज करता है. ठीक ना. उसको एम्फेटिक करता है दैट विल बी इन प्रोग्रेस, जो कि वो प्रोग्रेस में हो, वो प्रगति में हो, बिफोर अनदर टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर. ठीक ना. फ्यूचर में किसी एक इवेंट या टाइम के पहले. फॉर एग्जाम्पल, दिस टाइम टुमारो आई विल बी इंजॉय द क्रिकेट मैच इन द स्टेडियम. ठीक है. दिस टाइम टुमारो मतलब इस जो है कि दिस टाइम टुमारो कल की बात हो रही है स्टूडेंट. आई विल बी इंजॉइंग द क्रिकेट मैच इन द स्टेडियम. ठीक ना. कि कल की बात हो रही है, कल का जो टाइम यहाँ पे दिया गया है. ठीक ना. तो कह रहे कि आई विल बी इंजॉइंग द क्रिकेट मैच इन द स्टेडियम, मैं जो है कि
स्टेडियम में क्रिकेट मैच का इंजॉय कर रहा हूँगा। कब? कल। ठीक ना, जो टू यहाँ पे दिस टाइम टुमारो की बात कर रहा है, जो कि फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है। आने वाला कल, आने वाला पल ही हमारा क्या होता है? फ्यूचर होता है। और टाइम गिवन है तो ये हमारा क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इट इज आल्सो टू टॉक अबाउट द प्लान्ड एक्शन एंड एक्शंस एक्सपेक्टेड टू हैपन। ठीक है, ये बताया गया कि इट इज आल्सो यूज टू टॉक अबाउट प्लान्ड एक्शन, जो हमारे जो है कि योजना के तहत जो कार्य होते हैं जिसके बारे में बात करते हैं, और इस तरीके के एक्शन की एक्सपेक्ट की जाती है जो होने वाले होते हैं, कि हम कल इस काम को कर रहे होंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल दे विल बी स्टेइंग फॉर अ वीक। ठीक ना, दे विल बी स्टेइंग फॉर अ वीक, वे जो है कि एक सप्ताह के लिए यहाँ पे ठहर रहे होंगे। ठीक ना, तो एक एक्सपेक्टेशन की जाती है, एक उम्मीद की जा रही है कि कोई आपके यहाँ आने वाला है, और ये माना जा रहा है कि वो एक हफ्ते, 10 दिन, 20 दिन या 1 महीने यहाँ पे ठहरे होंगे या ठहर रहे होंगे। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव emphasize the duration of an activity that will be in progress before another time or event in the future। जो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव एम्फेसाइज करता है ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी, किसी भी गतिविधि की अवधि को, दैट विल बी इन प्रोग्रेस, जो कि वो जो है कि कार्य आपका प्रगति में होगा, बिफोर अनदर टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कोई भी इवेंट या टाइम के पहले। फॉर एग्जाम्पल विल एंड सेल एंड हैव बीन एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक ना, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आप कह सकते हैं, और विल सेल और हैव बीन का यूज आप करते हैं इस टेंस में, यानी कंटिन्यूअस टेंस में। नाउ लेट अस यूज दिस रूल इन वेरियस फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो हमको अभी किसका स्ट्रक्चर देखना है? पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। First of all, we have to use subject, then after we have to use will or shall, then after have been, then after first form of verb plus ing, and also you can say verb plus ing plus object, then we have to put the full stop. For example, she will have been writing a letter. The time is not given here, student. The time is not given, and we should mention in this. Okay. She will have been writing a letter for an hour. For an hour. She will have been writing a letter for an hour. यहाँ पे स्टूडेंट एक यहाँ पे टाइम डिफरेंस छोड़ दिया है, तो ऑब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पे अपने से मेंशन करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, सिंस या फॉर, देन टाइम डिफरेंस, जो भी टाइम गिवन होगा। पॉइंट ऑफ टाइम अगर आता है तो वी हैव टू यूज सिंस, एंड पीरियड ऑफ टाइम वी हैव टू यूज फॉर। ठीक ना, फॉर हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे जो मिसिंग है उसको आप मेंशन करेंगे खुद से। सी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से एक पत्र को लिख रही होगी। Now come to the structure of negative sentences. First of all, we have to use subject, then we have to use will or shall, then we have to use not, then we have to use have been, then we have to verb plus ing, then we have to object, then we have to use since or for, then time different. For example, she will not have been writing a letter for an hour. वह 1 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रही होगी। Now come to the third one, structure of interrogative sentences. We have to use subject plus will plus shall plus not plus have been plus verb plus ing plus object plus since or for plus time different. Okay, now come to the third one, interrogative sentences. Interrogative sentences, we have to use first will or shall, then we have to use subject, then we have to use have been, then we have to use verb plus ing, then we have to use object, then we have to use since or for, then we have to use time difference. Okay, for example, will she have been writing a letter for an hour? क्या वह 1 घंटे से पत्र को लिख रही होगी? Now come to the fourth one, interrogative negative structure of the sentence. Okay, in this, first of all, we have to use will or shall, then we have to use subject, then we have to use not, then we have to use have been, then we have to use first form of verb plus ing plus object plus since or for plus time different. Then we put the question mark.
फॉर एग्जाम्पल, विल सी नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर? क्या वह 1 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रही होगी? Okay, friend, that's all about future perfect continuous tense. I hope that you have enjoyed it, you have understood it. So, thank you for watching this. Thank you for listening this, everybody. And if you watch this, if you if you have understood this, so try to understand well and try to write down in your notebook also, and do practice and keep learning. Okay, so thank you all, thank you everybody.